जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तपस्या में। दोस्तों, जिस एमएसपी को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है, वो कितने किसानों को मिलती है, एमएसपी का पूरा इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, गणित क्या है, इसको हम समझेंगे। कृषि विधेयकों के पास होने के बाद एक बार फिर एमएसपी चर्चा में है। किसान और कृषि जानकारों को लग रहा है कि कृषि के बिल के बाद एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हालांकि सरकार इससे इनकार कर रही है। कृषि सुधार से संबंधित विधेयक पास हो गए हैं। विपक्ष से लेकर किसान तक इस विधेयक को विरोध कर रहे हैं। इन विधेयकों को लेकर किसानों के मन में सबसे बड़ा डर यह है कि अब उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा। विधेयकों में एमएसपी की बात नहीं है, जबकि देश के कृषि मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी की सुविधा पहले जैसे ही रहेगी। पहले जानिए एमएसपी है क्या। किसानों के हित की रक्षा करने के लिए देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था लागू है। अगर कभी फसलों की कीमत के बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार तय समर्थन मूल्य पर ही किसानों की फसल खरीदती है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। किसी फसल की एमएसपी पूरे देश में एक ही होती है और इसके तहत अभी 23 फसलों की खरीद की जा सकती है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइजेस CACP की अनुशंसाओं के आधार पर ही एमएसपी तय की जाती है। आजादी के बाद से ही देश के किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। किसानों को उनके मेहनत और लागत के बदले फसल की कीमत बहुत कम मिल रही थी। कृषि की खरीद बिक्री राज्यों के अनुसार ही हो रही थी। जब अनाज कम पैदा होता है तो कीमतों में खूब बढ़ोतरी हो जाती है, और जब ज्यादा हो जाता है तो कीमतों में गिरावट आ जाती है। इस स्थिति में सुधार के लिए वर्ष 1957 में केंद्र सरकार ने अन्न जांच समिति यानी फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। इस समिति ने कई सुझाव दिए, उससे फायदा नहीं हुआ। तब सरकार ने अनाजों की कीमत तय करने के बारे में सोचा। इसके लिए वर्ष 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने सचिव लक्ष्मीकांत झा या LK झा के नेतृत्व में खाद्य और कृषि मंत्रालय ने खाद्य अनाज मूल्य समिति का गठन किया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का मत था कि किसानों को उनकी उपज के बदले कम से कम इतने पैसे मिले कि उनका नुकसान ना हो। तब देश के कृषि मंत्री थे P चिदम्बरम जी। कमेटी ने 24 दिसंबर 1964 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने 24 दिसंबर 1964 को इस पर मुहर लगा दी, लेकिन कितनी फसलों को इसके दायरे में लाया जाएगा यह तय नहीं हुआ था। वर्ष 1965 में 19 अक्टूबर को भारत सरकार के तत्कालीन सचिव B शिवरामन ने कमेटी के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाई। इसके बाद वर्ष 1966 से 67 में पहली बार गेहूं और धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया। कीमत तय करने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य आयोग का गठन किया, जिसका नाम वर्ष 1985 में बदलकर CACP यानी लागत और मूल्य आयोग हो गया। LK झा कमेटी की सिफारिश पर ही वर्ष 1965 में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI का गठन किया गया। सरकार किसानों से खरीदा अनाज FCI और नाफेड के पास भंडार करती है, जहां से अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के तहत गरीबों को वितरित किया जाता है। अब सबसे जरूरी बात, फसलों की कीमत कैसे तय होती है और तय करता कौन है। वर्ष 2009 में कृषि लागत और मूल्य आयोग एमएसपी के निर्धारण में लागत, मांग, आपूर्ति की स्थिति, मूल्यों में परिवर्तन, मंडी मूल्यों का रुख, अलग अलग लागत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों के आधार पर किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। कृषि मंत्रालय यह भी कहता है कि खेती के उत्पादन लागत के निर्धारण में नकदी खर्च ही नहीं बल्कि और परिवार के श्रम का खर्च भी शामिल होता है। जैसे कई लोग खेती में लगे हुए होते हैं लेकिन उनका खर्च नहीं जोड़ा जाता, केवल जो सामान बाहर से खरीद कर लाते हैं उन्हें ऐड किया जाता है। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, जो भी लोग खेती कर रहे हैं उनकी जो मेहनताना है वो भी जोड़ा जाएगा। मतलब खेतिहर मजदूरी दर की लागत का ख्याल भी एमएसपी तय करने के समय रखा जाता है। केंद्र द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान दिल्ली कूच पर निकले हैं। उन्हें दिल्ली हरियाणा सीमा पर रोका गया है तो बवाल शुरू हो गया। किसान डटे हुए हैं और वह आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं
उन 3 कृषि कानूनों के बारे में जिनका विरोध हो रहा है। आवश्यक वस्तु कानून 2020। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू आवश्यक वस्तुओं की सूची को हटाने का प्रावधान है। ऐसा माना जा रहा है कि कानून के प्रावधानों में से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। बता दें कि साल 1955 में इस कानून के संशोधन किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए उनके उत्पादन, सप्लाई और कीमतों को नियंत्रित रखना है। बता दें कि समय समय पर आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में कई चीजों का जोड़ा जाता है, जैसे कि कोरोना काल में मास्क, सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की जोड़ा गया था। क्यों हो रहा विरोध? किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र में भी पूंजीपतियों को और कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। नए बिल के मुताबिक सरकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर अति असाधारण परिस्थिति में भी नियंत्रण लगाएगी। ये स्थितियां अकाल हो या युद्ध हो, कीमतों में अप्रत्याशित उछाल या फिर गंभीर प्राकृतिक आपदा में हो सकती है। नए कानून में उल्लेख है कि इन चीजों और कृषि उत्पाद की जमाखोरी पर कीमतों के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। सरकार इसके लिए तब आदेश जारी करेगी जब सब्जियों और फलों की कीमत 100% से ज्यादा हो जाएगी, या फिर खराब न होने वाले खाद्यान्नों की कीमत में 50% तक का इजाफा होगा। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन कानून 2020 क्या है? इस कानून के तहत किसान एपीएमसी यानी कृषि उत्पाद विपणन समिति के बाहर भी अपने उत्पाद बेच सकता है। इस बिल में बताया गया है कि देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा कि जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने का आजादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम कर की बात कही गई है। नए कानून के मुताबिक किसानों या उनके खरीदारों को मंडियों को कोई फीस नहीं देना होगा। कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020 क्या है? इस कानून का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनका फसल को निश्चित कीमत दिलवाना है। इसके तहत कोई किसान फसल उगाने से पहले ही किसी व्यापारी से समझौता कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है, वो क्या करेगी, जो किसान है उनसे क्या करेगी, समझौता कर लेगी कि जो आपका आलू होगा उसकी कीमत हम 25 रुपए किलो के हिसाब से देंगे। तो अब चाहे जो हो उनको 25 रुपए किलो के हिसाब से आलू खरीदना पड़ेगा, चाहे वो बाजार मार्केट में सस्ता हो या महंगा हो। इस समझौते में फसल की कीमत, फसल की गुणवत्ता और कितनी मात्रा में और कैसे खाद का इस्तेमाल होगा जैसी बातें शामिल है। कानून के मुताबिक किसान को फसल की डिलीवरी के समय ही 2/3 राशि का भुगतान करना होगा और बाकी का पैसा 30 दिन के अंदर करना होगा। इसमें यह प्रावधान भी है कि खेत से फसल उठाने की जिम्मेदारी व्यापारी की होगी। अगर कोई एक पक्ष समझौते को तोड़ेगा तो उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। ये कानून कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फार्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है। विरोध का मुख्य कारण क्या है? मुख्य तौर पर किसानों को दूसरे कानून पर आपत्ति है, क्योंकि एपीएमसी में किसानों को अपनी फसल का न्यूनतम मूल्य मिलता है। इस कानून में यह साफ नहीं किया गया कि मंडी के बाहर किसानों को न्यूनतम मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे में हो सकता है किसी फसल का ज्यादा उत्पादन होने पर व्यापारी किसानों के कम कीमत पर फसलें बेचने पर मजबूर करें। एपीएमसी में किसानों को इस बात की राहत होती है कि उन्हें अपनी फसल के लिए धोखा नहीं मिलेगा, जबकि नए बिल में लिखा है कि कोई भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड भी हो वो किसान में फसल खरीद सकता है। तीसरा कारण यह है कि सरकार फसल के भंडारण का अनुमति दे रही है, लेकिन किसानों के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो सब्जियों को या फलों का भंडारण कर सके। ऐसे में वो व्यापारी को कम कीमत पर अपनी फसल बेच सकते हैं और व्यापारी अपने पास उनकी फसल जमा कर सकते हैं, क्योंकि व्यापारी के भंडारण की सुविधा अच्छी होगी। वे अपने हिसाब से बाजार में फसल को बेचेंगे। किसानों का कहना है कि ऐसा करने से फसल की कीमत तय करने का अधिकार बड़े बड़े व्यापारियों या कंपनियों के पास आ जाएगा और किसानों की भूमि ना के बराबर हो जाएगी अगर हम आजादी से देखें आज तक तो जो किसानों की आमदनी है लगभग 21 गुना बढ़ी हुई है, जबकि सरकारी कर्मचारियों की आमदनी जो है 180 गुना बढ़ गई है और जो सरकारी टीचर है उनकी आमदनी 200 गुना बढ़ गई है। तो जो उनका ग्रोथ हुआ है वो पहले से बहुत कम है। अगर इस बिल से उनको कोई परेशानी होती है तो उनकी स्थिति और बिगड़ जाएगी।
बस यही पूरा मामला है किसानों के विरोध का। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।